नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनके देश को गलतफहमी थी कि दुनिया के सबसे अमीर देश हैं, अमेरिका और पूरा यूरोप उनके साथ है, कुछ भी करके बच के निकल सकते हैं। तो वो खालिस्तानी तत्वों को लगातार पनाह देते रहे, फंडिंग करते रहे। आतंकवाद को फंडिंग देना और उनको पनाह देना ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अपराध है। इससे वो बिल्कुल जो है गाफिल थे। उनको लग रहा था कि उनका कौन बिगाड़ेगा। और खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की जब हत्या हुई तो इसी घमंड में जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में कहा कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ है। उसके बाद भारत ने जो रुख दिखाया, जस्टिन ट्रूडो को छठी का दूध याद आ गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस जाल से निकले कैसे। उन्होंने जो आरोप तो लगा दिया, उन्होंने कहा था कि उनके पास इसके सबूत हैं, इन्फॉर्मेशन है, और फाइव आइज से उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी। ये सही बात है कि उनको कुछ इंटेलिजेंस यूएस से मिला था और यूएस से जो इंटेलिजेंस मिला था उसके आधार पर उन्होंने उससे आगे बढ़कर सीधे आरोप लगा दिया बिना किसी सबूत के। अब उससे निकलने का उनको रास्ता नहीं मिल रहा। भारत ने कहा कि आप सबूत दीजिए, आपने इतना बड़ा आरोप लगाया है, आप हमको सबूत दीजिए कि भारतीय एजेंट कैसे इसमें इन्वॉल्व है। और कनाडा को लगा कि शायद यहीं तक मामला रुक जाएगा, भारत जो है पीछे हट जाएगा। उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि भारत में निज़ाम बदल चुका है। अब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और दुनिया भर में भारत की जो हैसियत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आवाज़ है वो सुनी जाती है। ऐसा नहीं है कि अब वो भारत नहीं है जिसकी आवाज़ दबी कुचली हुई सुनाई देती हो और कोई माने न माने। ये स्थिति से अब भारत उबर चुका है। अब भारत की आवाज़ बड़ी दमदारी से सुनी जाती है। लेकिन बात केवल इतनी नहीं है, बात कानून की भी है। कनाडा ने भारत के एक डिप्लोमेट को निकाला, भारत ने भी कनाडा के एक डिप्लोमेट को निकाला, और उसके बाद फिर जो किया वो कनाडा को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या गया। कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स की इम्यूनिटी जो है विड्रॉ कर ली भारत ने। अब एक वियना कन्वेंशन है, उसके तहत दुनिया भर के देशों ने, जो यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं, सदस्य देशों ने ये कन्वेंशन है कि जितने भी देश हैं वहाँ दूसरे देश के जो डिप्लोमेट होंगे उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलेगी। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब है कि उस देश के कानून के तहत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, वो उस देश के कानून से उनका कोई साबका नहीं होगा, उसका उन पर कोई असर नहीं होगा। ये हर देश प्रोवाइड करता है। ये वियना कन्वेंशन के तहत ये हर देश को करना है। अगर नहीं करेंगे तो आप वियना कन्वेंशन का उल्लंघन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में इसके खिलाफ आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अब कनाडा ने रोना शुरू किया कि ये वियना कन्वेंशन का जो है उल्लंघन है और भारत ऐसा नहीं कर सकता। भारत ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। वियना कन्वेंशन के सेक्शन को कोट करते हुए कहा कि पैरिटी का सिद्धांत जो है वो कोई भी देश लागू कर सकता है। यानी दो देशों के बीच में जितने डिप्लोमेट हमारे आपके यहाँ हैं उतने ही आपके डिप्लोमेट हमारे यहाँ होने चाहिए। ये जब चाहे वो देश लागू कर सकता है। भारत ने वही किया। भारत ने कहा कि कनाडा के डिप्लोमेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है जो भारत में तैनात हैं, इनको कनाडा हटाए, इनकी हम इम्यूनिटी विड्रॉ कर रहे हैं। और एक और चार्ज लगाया, केवल पैरिटी की बात नहीं की, चार्ज लगाया कि ये हमारे इंटरनल मामलों में दखलंदाजी कर रहे हैं, ये इंटरनल पॉलिटिक्स में दखलंदाजी कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि वो जो तथाकथित किसान आंदोलन हुआ था उसमें कनाडा की बड़ी भूमिका थी, फंडिंग से लेकर दूसरे तरह के लॉजिस्टिक सपोर्ट और दूसरे सपोर्ट हर मामले में। तो भारत ये ऐसा करेगा। भारत ने उस तथाकथित किसान आंदोलन के खिलाफ, कनाडा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो कनाडा को लगा कि अब भी कुछ नहीं होगा। जब उतने बड़े मामले में कुछ नहीं हुआ, उस समय संकट के समय कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा। लेकिन भारत ने कर दिया। कनाडा को अपने डिप्लोमेट्स यहाँ से 41 डिप्लोमेट्स हटाने पड़े। ये कनाडा के इतिहास में शायद पहली बार, शायद नहीं निश्चित रूप से पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में उसको अपने डिप्लोमेट्स किसी देश से हटाने पड़े और मजबूरी में हटाने पड़े, इच्छा से नहीं हटाना पड़ा।
उस देश के आदेश पर, भारत सरकार के आदेश पर हटाना पड़ा और उनको मलेशिया और सिंगापुर और आसपास के देशों में उनको जो है नियुक्त करना पड़ा। कनाडा उससे परेशान है। अब भारत यहीं रुकने वाला नहीं है। कनाडा के लिए इससे बड़ी मुसीबत लेकर भारत आ रहा है। आपने FATF का नाम सुना होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये दुनिया के देशों ने मिलकर ये फोर्स बनाई है। जब आतंकवाद बढ़ने लगा और भ्रष्टाचार देशों में बढ़ने लगा तो उस पर लगाम लगाने के लिए ये टास्क फोर्स बनाई गई। ये वॉच डॉग है जिसका दफ्तर पेरिस में है, यानी फ्रांस की राजधानी में। और इसका काम क्या है? ये 2 चीज़ों पर नज़र रखता है ये वॉच डॉग, एक टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि भ्रष्टाचार का पैसा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए तो ये कैसे रोकता है, क्या करता है? ये सभी देशों में इस बात की निगरानी रखता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग रोकने के लिए आपके यहाँ कानूनी व्यवस्था क्या है, आपके यहाँ रेगुलेटरी मेजर्स क्या हैं और ऑपरेशनल मेजर्स क्या हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा तो उसको रोकने के लिए आप किस तरह के कदम उठाते हैं, ये इसकी निगरानी होती है। और अगर किसी देश के खिलाफ इस तरह का आरोप हो तो उस पर निगरानी बढ़ जाती है, उसको चेतावनी दी जाती है, फिर उसको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। ग्रे लिस्ट में डालने के बाद उसको मैंडेट दिया जाता है कि ये उसमें बहुत तरह के उपाय होते हैं कि ये कदम आपको उठाना है और ये आपने कदम उठाया इसका सबूत भी देना है। और आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान इसमें फंसा हुआ है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और किसी भी समय ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। ब्लैक लिस्ट में जाने का मतलब किसी देश के दुनिया के किसी वित्तीय संस्था से उसको कर्ज या आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। पाकिस्तान संकट में है। भारत की लगातार कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, लेकिन चीन और अमेरिका उसको लगातार हर बैठक में बचाते हैं। जब लगता है कि इस बार जो है वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तो बचा लेते हैं। फिर उसको मौका दिया जाता है कि आप ये कदम उठाइए, आतंकवादियों के खिलाफ आपने क्या किया, आतंकवाद को पनाह देने से रोकने के लिए क्या किया, आतंकवादी फंडिंग पर रोक लगाई कि नहीं। और भारत इस संबंध में डॉजियर देता है, FATF को सबूत देता है कि ये हो रहा है। अब भारत कनाडा के बारे में भी यही करने जा रहा है। भारत ने कनाडा को ये बता दिया है और भारत कनाडा के खिलाफ ये मामला लेकर FATF में जा रहा है कि खालिस्तानी आतंकवादियों को, अपराधियों को कनाडा जो है संरक्षण दे रहा है। और भारत लंबे समय से कनाडा को इसके बारे में जानकारी देता रहा है। कनाडा से कहता रहा है कि आप या तो इनके खिलाफ एक्शन लीजिए या इनको एक्स्ट्राडाइट कीजिए। कनाडा इनको एक्स्ट्राडाइट भी नहीं करता है, ऐसे लोगों को संरक्षण देता है, पैसा देता है और फिर नागरिकता भी देता है। इसके डॉजियर तैयार किए जा रहे हैं, जो कनाडा को पहले दिए जा चुके हैं वो भी दिए जाएंगे और नए डॉजियर भी दिए जाएंगे कि कनाडा में किस तरह से खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह मिल रही है, किस तरह से उनकी फंडिंग हो रही है। इस सब के सबूत जुटाकर भारत FATF में देने वाला है। कनाडा के लिए ये बिल्कुल अप्रत्याशित बात है। कनाडा ग्रे लिस्ट में जाए नहीं जाए, ब्लैक लिस्ट में जाए नहीं जाए, वो बात की बात है। कनाडा के खिलाफ कोई देश इस तरह का कदम उठा सकता है, ये कनाडा के लिए अकल्पनीय बात है जो हो रहा है और भारत कर रहा है। उसके अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथी होने के बावजूद भारत ये कर रहा है और उसको रोकने वाला कोई नहीं है। कनाडा के लिए मुश्किल बात ये भी है कि उसके साथी, खासतौर से जब जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था उस समय भी उनको उम्मीद थी कि अमेरिका और यूरोपीय देश उनके समर्थन में बढ़ चढ़कर सामने आएंगे। कोई देश उनके समर्थन में नहीं आया। सब ये चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में संबंध सामान्य हो जाए, जो बड़ी स्वाभाविक बात है। लेकिन कोई देश बचाव में कनाडा के नहीं आया। कनाडा को सबूत देना पड़ेगा जो आरोप लगाया है कि भारतीय एजेंट का इन्वॉल्वमेंट था हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में। उसकी टारगेटेड किलिंग हुई, उसके अलावा कई खालिस्तानी आतंकवादियों की किलिंग हुई, लेकिन उसको भारत से जोड़ना, आप जोड़ सकते हैं लेकिन आपके पास सबूत होना चाहिए।
जस्टिन ट्रूडो के पास सबूत नहीं है, तो उस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए वो ये डिप्लोमेट्स का मामला उठा रहे हैं कि भारत ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है, हमारे डिप्लोमेट्स की जो है इम्यूनिटी उसको विड्रॉ कर लिया, ये वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है, इसलिए भारत के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। भारत को इस तरह की कार्रवाई करने से बाकी देशों को रोकना चाहिए। कोई देश रोकने के लिए नहीं आया। भारत ने जो कदम उठाया है अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ध्यान रखकर, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत भारत जो भी कर रहा है वो वियना कन्वेंशन और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संधियों के अनुसार कर रहा है। लेकिन कनाडा को इस बात का जवाब देना होगा कि वो टेरर फंडिंग क्यों कर रहा है। उसको इस बात का भी जवाब देना होगा कि वो अपने यहाँ जो आतंकवादी हैं, जो अपराधी हैं, उनको एक्स्ट्राडाइट क्यों नहीं कर रहा है, जबकि भारत और कनाडा के बीच में एक्स्ट्राडिशन की संधि है। तो वो इनको क्यों सेफ हेवन दे रहा है, क्यों इनका बचाव कर रहा है, क्यों इनकी फंडिंग कर रहा है, क्यों कनाडा के कानूनों से बचा रहा है और भारत के कानून का सामना करने से भी बचा रहा है इनको एक्स्ट्राडाइट न करके। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जस्टिन ट्रूडो के लिए देना बहुत मुश्किल होगा। वो इसीलिए वो भारत बार बार उन्हें छोड़ नहीं रहा है। भारत सरकार बार बार उनसे जो है हर थोड़े दिन के इंटरवल पर पूछ रही है कि आपने जो आरोप लगाया था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ है, उसका सबूत लाइए। आपके पास तो सबूत था तो दीजिए सबूत। तो उसका सबूत देने की बजाय, उसका जवाब देने की बजाय जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार जो है वो लगातार वियना कन्वेंशन, डिप्लोमेट्स, हमारे डिप्लोमेट्स की इम्यूनिटी छीन ली और ये वियना कन्वेंशन का जो है उल्लंघन है, इस तरह की बातें कर रहा है। वो अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो के पास कोई सबूत नहीं है इस बात का जो आरोप उन्होंने भारत पर लगाया, और भारत इसको आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। जो डोजियर तैयार हो रहे हैं FATF के लिए, अगर भारत उस पर अड़ा रहा और भारत कनाडा को FATF में लेकर गया तो कनाडा की मुश्किल और बढ़ने वाली है। और सबसे बुरी बात जो कनाडा के लिए होगी वो ये कि वो पाकिस्तान के साथ उस लाइन में खड़ा होगा जहां उसको सफाई देनी होगी, जहां उसको सबूत देना होगा कि वो टेरर फंडिंग नहीं कर रहा है, उसके देश में जो आतंकवादी अपराधी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा है। उसके लिए उसने अपने कानून में क्या संशोधन किया है, क्या परिवर्तन किया है, क्या नया कानून बनाया है, और उसने ऑपरेशनल मेजर्स क्या उठाए हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, उसका सबूत देना पड़ेगा। केवल बयान देने से, कहने से काम नहीं होगा। और भारत एक एक करके एक एक आतंकवादी के बारे में, खालिस्तानी आतंकवादी और अपराधी के बारे में जो भारत में से अपराध करके भागा है या खालिस्तानी आतंकवाद में लगा हुआ है, जो भारत के खिलाफ जो है युद्ध चलाने की बात कर रहा है, जो भारत पर हमले की बात कर रहा है, जो भारत को तोड़ने की बात कर रहा है, उन लोगों के खिलाफ कनाडा की सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, ये FATF में उसको जवाब देना पड़ेगा। वो ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में जाएगा नहीं जाएगा, फिर कह रहा हूँ ये बाद की बात है। पहले कनाडा के लिए सबसे शर्मनाक बात ये होगी कि वो वहीं पर खड़ा होगा जहाँ पर पाकिस्तान खड़ा है। पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता है, पनाह देता है, फंडिंग करता है। उसके साथ कनाडा का नाम जुड़ना कनाडा के लिए इससे बड़ी अपमानजनक बात कोई नहीं हो सकती है, और भारत कनाडा को छोड़ने वाला नहीं है। जस्टिन ट्रूडो का सारा घमंड चकनाचूर होने वाला है। आने वाले दिनों में भारत और कनाडा के संबंध सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है। और एक बात कनाडा को अच्छी तरह से मालूम है कि उसकी जो इकॉनमी है, जो दुनिया का सबसे अमीर देश है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत से जाने वाले छात्रों का है। वो जो फीस का पैसा देते हैं, वो जो वहाँ रहने पर खर्च करते हैं, खाने पर खर्च करते हैं, दूसरे जो खर्च करते हैं, वो कनाडा की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर वो बंद हो गया तो कनाडा की आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। ये बात भी कनाडा को मालूम है, इसलिए छटपटाहट बढ़ती जा रही है, इसलिए परेशानी बढ़ती जा रही है। कनाडा बीच का कोई रास्ता खोज रहा है, किसी तरह से इस संकट से निकलने का रास्ता खोज रहा है, कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। उसका कोई दोस्त उसके बचाव में सामने आ नहीं रहा है। किसी देश ने अभी तक मध्यस्थता की कोई अपील की नहीं है, और भारत उसको मान लेगा इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए नहीं की है। तो जस्टिन ट्रूडो, अगर उनका रवैया न बदला,
अगर उनकी सरकार का तौर तरीका न बदला तो आने वाले दिनों में उनकी सरकार के लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनके लिए संकट बढ़ने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।